सूत उठ के आ गए हो क्या? कभी हाफ पैंट में आ जाओगे? अरे इधर बैठ जाओ ना, जगह है तो। हाँ नहीं नहीं, अरे उतना किसको ध्यान रहता है, नाम क्या है? इधर। अच्छा उतना पीछे बैठ पाओगे? हाँ बैठ जाओ, देखो जगह है। इधर भी बैठ सकती हो, बैग हटा के इस पे रख दो और थोड़ा ये अंदर चले जाओ। अरे उसके अंदर नहीं, यहाँ पे टेप इस पे रख दो और थोड़ा सा खिसक दो। पतले पतले तो लोग हो यार, इसमें तो 5 लोग को बिठा दे, तुम लोग 3 लोग बैठ रहे हो। यहाँ पे हैंगर भी लगवा देते हैं, कुछ लोग ऐसे पकड़ के खड़ा रहेंगे। हो गया ना? हाँ इधर भी बैग है। तो बैठो बैठो, अभी मूवी चलना होता है ना, तो एक पे 4 बैठ के देख लेते हैं। देखना होता है, मत लिखो, क्या ही करोगे? रिकॉर्डर ऑन कर लो, सुनते रहना। क्या हो गया, क्या हो गया? इधर क्या का डिस्प्ले? अच्छा ये लंबा आदमी बैठ गया आगे, थोड़ा सा झुक के रहना है ऐसे, इतना कहाँ है, सही रहना। हाँ मजा आ रहा है कि पढ़ने में? मजा आ रहा है यार? बोलो कोई मूवी चला दे। लैपटॉप है कोई अच्छा सा मूवी? कौन सा? धमाका देखोगे? स्पाइडरमैन देखोगे? स्पाइडरमैन ये रिसेंट वाली आ गई क्या? अभी नहीं है ना? गेम ऑफ थ्रोन्स? अरे यार वो सीरीज है, मूवी लग की बात कर रहे हैं। हाँ ढिंडोरा चला नहीं, वो खत्म हो सकता है, उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके खत्म कर सकते हैं। अच्छा कोई नहीं, देखेंगे, मूवी भी देखेंगे, सब कुछ सिनेमा चलेगा। अच्छी मूवी कोई आने दो। अवेंजर वाले हैं इधर? अवेंजर्स फैन, मार्वल फैन है सब? हाँ फिर ठीक है। चलो क्या पढ़े थे? लिखो। ऑनलाइन जो है उसका आवाज आ रही है? कोई है ऑनलाइन? कोई नहीं है, बंद कर दो इसको। लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। झगड़ा ही कर लोगे क्या आज? आराम से, लड़ाई नहीं करना है। लड़ाई करना हो तो फिर डंडा उंडा बाहर चला के दे दे रहा है, ऐसे हाथ से लड़ाई नहीं करना है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। अरे हो गया लो, कितने देर में तुम्हारा डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा? कुछ दिक्कत हो तो बता दो हमें भी, क्या दिक्कत है, थोड़ा हम भी जान लें। क्या कठिनाई है, क्या हो गया? लिखने का जगह नहीं नहीं, रुक जाओ। उस बेचारे को दिक्कत है, बैग कहाँ रख दे? वहां रख दे, लाओ दे दो। सीधा हो जाएगा वो, देखो तो एक बार। सीधा नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। अच्छा वो बीच में ये लगा है ना, इसके चलते वो सीधा नहीं होगा। ऐसे भी नहीं होगा। चलो ठीक है, इसको वहां रख देने से नहीं होगा। लाओ रख दे। अब बोलो, अभी ठीक है? अभी भी नहीं हो पा रहा है? अरे बोल दो। अच्छा इन लोगों के चलते? अरे तो तुम लोग पहले आके इधर बैठा करो ना, तुम लोग इधर क्यों बैठते हो? ये पहले इधर से गर्ल्स बैठ जाएंगी, फिर तुम लोग बैठा करो। क्या पहले आ जाते हो क्या? ज्यादा कितना पहले आ जाते हो? नहीं अरे सुनो, देखो देखो, तुम लोग पहले बैठ जाओ तो तुमको दिखेगा ही नहीं। ऐसे केमिस्ट्री क्लास में कोई दिक्कत नहीं हुआ क्या? क्या? नहीं नहीं पहले, हाँ ऐसे इंक्लाइनेशन जाएगा तब तो। देखो वो लंबा सबसे पीछे बैठा हुआ, वैसे बैठोगे तब तो वो पीछे वाले को दिखेगा नहीं। कल से इधर से, यहाँ से स्टार्ट होगा लड़कियों का, जहाँ खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम लोग बैठोगे।
वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन होता है, समझ रहे हो? वो कितना भी इक्वलिटी वाले लिख देना वो बराबर नहीं रहता मेंटेन। बस में बैठ सकते हो क्या लीडिंग सीट पे? मार के भगा देगा। हाँ उनका लाउड है ना यार, अजीब बात में बताओ यार, इसको समझाओ कोई ले जाकर कोने में। हाँ लिखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्रू पॉइंट मास। सुनो, अगर यहाँ पे एक मास रखे, ये अपने पास ग्रेविटेशनल फील्ड बना करके रखे, क्या लिखे? अच्छा ब्लैक से ही लिखे, चलो इसका त्याग कर देते हैं। यहाँ पे अगर मास रखोगे, अपने आसपास क्या बना करके रखेगा? कैसा फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड बना करके रखेगा। तो अगर किसी लोकेशन पे दूसरा मास ला करके रखते हैं तो क्या फील करेगा? फोर्स फील करेगा। पॉइंट मास अगर उठा करके रखोगे तो क्या होगा? वो फोर्स फील करेगा। कैसा भी मास ला के रखो फोर्स फील करेगा वो। हमें वही पता करना है कि अगर पॉइंट मास उठा करके यहाँ रख दे तो वो कितना फोर्स फील कर रहा है, कितनी डिस्टेंस पे? कोई भी आर्बिट्री डिस्टेंस आर पे। मान लो ये डिस्टेंस कितना है? आर है। इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो अगर मान लो यहाँ पे मैं उठा करके एक छोटा सा मास रख दूं, कितने केजी का? 1 केजी का। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पॉइंट मास चाहिए और साथ ही साथ यूनिट वेट होना चाहिए उसका, यूनिट मास होना चाहिए उसका। तो 1 केजी रख दिया। इन दोनों में फोर्स अगर कैलकुलेट करना है, फोर्स कितना होगा? फोर्स अगर निकालोगे, फोर्स बिटवीन मास m एंड 1 केजी, इन दोनों में अगर फोर्स निकालते हो तो वैल्यू कितना होगा? F इज इक्वल टू gm इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ये जो फोर्स है ना, दिस फोर्स इज एक्चुअली व्हाट? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल ई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ई से। तो ये जो फोर्स मैंने लिखा हुआ ना, इसको एफ से नहीं लिखेंगे, इसको क्या से लिखेंगे? ई से लिखेंगे। क्यों ई से लिख रहा है? क्योंकि ये यूनिट मास पे लग रहा है। इस मास के चलते यूनिट मास पे जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ई से करेंगे। तो ई का जो वैल्यू होगा इट विल बी जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को समझने में? अब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ये कैसा क्वांटिटी होगा? स्केलर, वेक्टर? कैसा क्वांटिटी होना चाहिए? वेक्टर। क्योंकि ये है क्या? फोर्स ही तो है। फोर्स किस पे? यूनिट मास पे। यानी अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो नीचे लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में दो तरीके से लिख सकते हो, या तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख दो या फिर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख दो। तो ई वेक्टर जब लिखोगे इट विल बी जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर यूनिट वेक्टर, इस पे कैप लगा हुआ है, इसका मतलब क्या? ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर जब लिखते हैं तो इधर क्यूब करने का जरूरत नहीं है, क्या करेंगे? इधर स्क्वायर ही रखेंगे। लेकिन दूसरे फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो, जीएम बाई आर क्यूब। अगर इधर आर लिख रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे? आर वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि आर वेक्टर के पास खुद का मैग्नीट्यूड होता है आर के बराबर। अब यहाँ से जो आर मैग्नीट्यूड है ना, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से ऊपर वाला आ जाएगा स्क्वायर वाला टर्म। तो ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। इस आर वेक्टर का, ये जो आर कैप है इसका क्या मतलब है? आर कैप इज यूनिट वेक्टर away from the point mass। और यहाँ जो आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, अवे फ्रॉम पॉइंट मास। ये टुवर्ड्स द पॉइंट मास ले रहे हैं या अवे फ्रॉम द पॉइंट मास ले रहे हैं?
अवे फ्रॉम द पॉइंट मास ले रहे हैं, तो इसमें छोटा सा चेंज करेंगे। छोटा सा चेंज क्यों करेंगे, समझो। जो फोर्स होता है इसके बीच में, कैसा नेचर होता है उसका, अट्रैक्टिव। जो भी नेचर होता है फोर्स का यहाँ पे, वो कैसा नेचर होता है, अट्रैक्टिव होता है। और अगर ये जो आर कैप वेक्टर मैंने लिया है, ये जो आर कैप वाला यूनिट वेक्टर लिया है, अगर ये अवे फ्रॉम द पॉइंट मास है, यानी इसका डायरेक्शन किधर होगा, मास से बाहर की तरफ। या ये जो मैंने पोजीशन वेक्टर लिया है, ये होगा मास से बाहर की तरफ। लेकिन जो यहाँ पे फील्ड होगा, कौन सा फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इट विल बी टुवर्ड्स द मास। किधर की तरफ होगा, मास की तरफ। इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा माइनस साइन लगा देंगे। यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, माइनस साइन। ये कब ध्यान में रखना होगा, जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तब। मैग्नीट्यूड कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, इससे मैग्नीट्यूड मिलेगा। और माइनस साइन रिप्रेजेंट यहाँ लिख सकते हो नोट में। नोट में लिख लो, माइनस साइन रिप्रेजेंट या नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, माइनस साइन रिप्रेजेंट्स that minus sign represents that gravitational field intensity acts towards the point mass, acts towards the point mass। यानी अगर यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहोगे, तो जो भी डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। ये तुम्हारा ई वेक्टर है। इस पॉइंट पे जो भी डायरेक्शन होगा किधर की तरफ होगा, टुवर्ड्स द मास होगा। क्योंकि अगर 1 kg की यहाँ रखते हो तो 1 kg पे फोर्स किधर लगेगा, मास की तरफ। हो गया। तो एक पॉइंट मास के चलते इतना होगा। अगर बहुत सारे मासेस अरेंज कर दे एक लोकेशन पे, 2 मास 3 मास 4 मास अगर रख दे, और उन सारे मासेस के कॉम्बिनेशन के चलते पूछे कि बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो क्या करेंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या करेंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल करेंगे। तो उस पर एक सवाल करेंगे, लिखना, 4 masses having mass 10 kg are placed at corners of a square having side length 1 meter each, then find gravitational field intensity at the center of a square, कितना होगा, 0। इतना बड़ा सवाल का आंसर कितना, अब बिना पेन उठा। बाकी लोग भी ट्राई करेंगे। जिनको 0 नहीं समझ में आ रहा वो सोचेगा कैसे 0 हुआ। डायग्राम में बना दे रहा हूं। बातें नहीं करो, कितना डिस्कशन करता है यार। ऐसा कुछ दिया हुआ, सबका वैल्यू तुमको बता दिया कि एल कितना होगा, एम कितना होगा। इसका जो सेंटर है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, फील्ड इंटेंसिटी पता करना है।
चलो समझते हैं। सॉरी, इसका जीरो कैसे होगा, देखो एक एक करके मासेस का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे एक एक मास का, और फिर उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे वेक्टर एडिशन यूज करके। अब होगा क्या इसमें, जब इस मास का कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे और इसको भूल जाएंगे। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है कि किसी एक मास के चलते कैलकुलेट कर रहे हो तो बाकी को क्या करोगे, भूल जाओगे कि वो है ही नहीं। तो अगर इस मास के लिए कैलकुलेट करते हो, इस मास के लिए इस पॉइंट पे जो भी तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगा, पहले उसका डायरेक्शन बताओ। टुवर्ड्स द मास होगा, मतलब इस लाइन के अलोंग इधर की तरफ, ये होगा, ये तुम्हारा ई। ई की कुछ वैल्यू होगी, ई की वैल्यू के लिए क्या क्या जरूरत है, इस मास का और इस डिस्टेंस का, जो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो ये डिस्टेंस कितना है, आर है, तो अगर ये डिस्टेंस आर होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आर। इधर से भी, इधर से भी, तो सारे मासेस से डिस्टेंस इस पॉइंट का सेम है, और चूंकि सारे मासेस आइडेंटिकल है तो अगर इसके चलते ई है तो इसके चलते भी कितना होगा, ई होगा, बस इस डायरेक्शन में। इस मास के चलते इधर की तरफ कितना वैल्यू, ई, और इसके चलते इधर की तरफ ई। तो ई की वैल्यू देखोगे, अगर बस तुमसे ई की वैल्यू पूछता तो कितना होता है, जी एम स्क्वायर बाई आर, सॉरी उल्टा कर दे, जी एम बाई आर स्क्वायर, यही होता, जी एम बाई आर स्क्वायर। हमें इसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा उससे। अब समझो ये क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट में ये है, बार बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दे रहा हूँ ई के चलते, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके अपोजिट में ये है, ठीक है। तो अगर दो फोर्स होते हैं, अगर फोर्स की बात करो कि एक ये ब्लॉक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ, तो नेट फोर्स इस ब्लॉक पे कितना होगा, जीरो। सिमिलरली अगर मैग्नेट सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड देखोगे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इन दोनों का जो नेट आएगा वो कितना होगा, इसके अपोजिट में ये है, जीरो हो गया, फिर इसके अपोजिट में ये है तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ई नेट अगर लिखते तो सीधे कितना लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं। आ रही बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत समझने में। अब ये सवाल नहीं है, सवाल इसके बाद आएगा बढ़िया वाला तुम्हारे पास। हो गया, ये बस समझने वाला था, एक तरीके से कंसेप्ट है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, यहाँ पे समझ लो। अगर कोई भी सिमेट्रिक फिगर दिया हुआ है तुम्हारा, कुछ ऐसा सिमेट्रिक अरेंजमेंट दिया हुआ है, जैसे तुम्हारे पास रेगुलर पॉलीगन का मतलब समझते हो, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन जिसका सारा साइड क्या हो, सेम हो। तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, स्क्वायर आता है, और फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल या रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन जिसके सारे साइड्स क्या हो, सेम हो। अगर ऐसे पॉलीगन तुमको दिया हुआ है तो उसके हर एक कॉर्नर पे एक मास रखा हुआ है, आइडेंटिकल सबका मास रखा हुआ है, जैसे इस कॉर्नर पे मैंने सबका अरेंज करके रखा हुआ, तो उसका जो सेंटर होगा ना, उस सेंटर पे कितना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, जीरो होगा। तो नोट में लिख लो पहले, को समझने में किसी को दिक्कत नहीं है ना, जीरो क्यों हुआ, तुम लोग को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, लोग को वेक्टर ही नहीं आता अभी, करवाए थे फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला कार्य नहीं है, उससे मतलब नहीं है, मतलब ये जो है ग्रेविटेशन चैप्टर में, जैसे वो अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देता है वो समझ में आया, तो ई और ई को कैसे कैंसिल आउट कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है, अच्छा ठीक है कोई ना, बस लिख लो दोबारा पढ़ाएंगे समझ में आने लगेगा। लिख लो, क्या लिखना था, हाँ नोट लिख रहा था, लिखना at the center of a regular polygon, at the center of a regular polygon, at the center of a regular polygon, gravitational field intensity due to identical masses placed at each corner is always zero. और इस तरीके सेम जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैट में भी फॉलो होगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ेंगे 12th क्लास में,
यही सेम चीज रिपीट करेंगे, लेकिन वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की जगह क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे, और आइडेंटिकल मास की जगह क्या लिखेंगे, आइडेंटिकल चार्ज लिखेंगे। हल्का सा चेंज आता है, वहां पर भी रिकॉल करवा देंगे, लेकिन जो उसके बेसिस पे प्रॉब्लम है वो देखेंगे। लिखना, फाइंड gravitational field intensity, find gravitational field intensity due to four identical mass, due to four identical masses. Find gravitational field intensity due to four identical masses at the center of a regular polygon, at the center of the regular polygon, as shown in figure, ये तुम्हारा सेंटर है, सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ ए के बराबर। चार कॉर्नर पे मासेस है, एक कॉर्नर पे क्या नहीं है। अगर पांचवें पर भी रख देता तो फिर कितना होता, जीरो होता। अभी जीरो नहीं होगा तो कुछ तो कुछ होगा ना, वही तुम्हें कैलकुलेट करना। देखो ऐसे देखने से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना लग रहा है, लेकिन है ये 30 सेकेंड का भी नहीं। हाँ 30 सेकेंड भी इसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर कंसेप्ट यूज करोगे तो क्या होगा, gm/a²। डायरेक्शन बता दो, अगर मैं ऐसे लिख दूं ये O है और P है, तो अवे फ्रॉम O होगा या टुवर्ड्स द O होगा, डायरेक्शन भी बताना है, टुवर्ड्स O या अवे फ्रॉम O। तुम लोग भी नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग को तो बता के रखे हैं, भूल गए हो क्या, ये सवाल पिछले साल भी करवाए थे। अच्छा ग्रेविटेशन का करे ही नहीं थे। हाँ जिसने बताया वो बताओ कैसे करें। मन में कर लिया तो कुछ तो कंसेप्ट यूज करा होगा ना मन में, तो जो सोचा होगा वही बता दो। हाँ अच्छा वैसे सोचो, चलो बढ़िया कोई। हाँ 120 डिग्री है। चलो देखो समझते हैं, अगर तुम ईच ईच मासेस के चलते कैलकुलेट करोगे तो इसके चलते जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो इस लाइन पे आएगा कहीं इधर की तरफ, इसके चलते इस लाइन पे कहीं इधर की तरफ, इसके चलते अगर देखते तो इधर की तरफ, और इसके चलते अगर देखोगे तो इस लाइन पे इधर की तरफ। सबकी वैल्यू क्या है, सेम है। एंगल भी सबके बीच का निकाल सकते हो, कितना होगा, सेम होगा। अब देखो इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका ये है कि रिजल्टेंट लेना है तो दो को पहले दो को ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर ऐड करके फिर फाइनल निकाल सकते हैं पॉलीगॉन लॉ मेथड यूज करके, जो कि क्या होगा, लॉन्ग प्रोसेस होगा, टाइम लेगा। कैलकुलेट तो कर सकते हो वेक्टर से, क्योंकि एंगल इसके बीच का पता है, फिर इन दोनों से एक इक्विवेलेंट आएगा, उस इक्विवेलेंट के फिर इसके साथ निकालोगे तो वेक्टर में चेंज हो गया सिंगल वेक्टर, फिर उस सिंगल वेक्टर का इसके साथ निकाल सकते हो, आ जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसे करोगे क्या लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। दूसरा चीज क्या है, अभी जस्ट मैंने बताया थोड़ा सा कंसेप्ट, उसमें क्या बोल रहा था कि अगर यहाँ पे भी मास रख दे,
यहाँ पे एक मास रख दे तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो देखना, समझना यहाँ पे क्या हो रहा है। इन चारों के चलते जो भी तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है उसको कौन मैनेज कर रहा है, ये वाला मास मैनेज कर रहा है। क्योंकि जैसे ही इसको रख रहा है ना, मान लो ये जो लोग है, ये लोग अकेले मिलके 10 रुपए कमा रहे हैं, मतलब चारों मिलके कितने कमा रहे हैं, 10 रुपए, ये अकेले खर्च कर दे रहा है, कर रहा है ना। ये काम जो चारों मिलके कर रहे हैं, ये क्या कर दे रहा है, तब तो जीरो हो जा रहा है, क्योंकि 10 - 10 कितना होगा, तब ये जीरो होगा। यानी ये चारों मिलके जो कर रहे हैं, ये अकेला कर रहा है, तो चारों से क्यों करवाना, इस अकेले से ही करवा दो। आ रही बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ। तो हम इन चारों के चलते नहीं निकालेंगे, हम एक ही के चलते निकाल देंगे, किसके लिए, इसके लिए। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगा ना, उसके अपोजिट में होना चाहिए। क्यों अपोजिट में होना चाहिए, क्योंकि ये जो कर रहा है ना, इन सबका अपोजिट काम कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है। तो अगर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा, इन चारों को भूल जाओ, किसके चलते निकालोगे, बस एक मास के चलते, जो कहाँ रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है। तो इधर अगर रखेगा तो जो तुम्हारा वैल्यू होगा कितना होगा, इट विल बी सिंपली जीएम बाई, अगर ए दिया हुआ है तो जीएम बाई ए स्क्वायर। अब डायरेक्शन सोचना है, डायरेक्शन ओ से पी होगा या पी से ओ की तरफ होगा। अगर ये मास रखा होता, समझो ये मास रखा होता, तो इसके चलते जो आता उसकी वैल्यू होती ओ से पी, ठीक है। लेकिन रखा नहीं हुआ, ये इन सबको कंपनसेट कर रहा है। इन सबको कंपनसेट करने के लिए, यानी जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा किधर होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो सवाल में ऐसे ऑप्शन भी देगा, ये सब लिख के फिर इधर लिखा रहता है फ्रॉम ओ टू पी या पी टू ओ, तो वो भी समझना है। यानी जो डायरेक्शन इधर होगा फ्रॉम पी टू ओ होगा। समझ में आ रही है बात, कैसे कैलकुलेट करें इसको, कैसे मैनेज करें, समझ में आया। तो 4 के बदले निकालना ही नहीं था, किसके चलते निकालना था, एक के बदले, जो यहाँ नहीं रखा हुआ था उसके चलते। एसी चालू था क्या, बंद। ग्राफ देख लेते कैसा है, ई वर्सेस आर ग्राफ। कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इक्वेशन। कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, तुमको इक्वेशन चाहिए। ई वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करना है, यानी ई और आर में जो रिलेशन बता रहा था वो हमें चाहिए जीएम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर देखोगे इन दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यानी जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोलिक होगा। कैसा ग्राफ होगा, हाइपरबोलिक होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ई वर्सेस आर, ये दिख रहा है, ये वाला, ये भी नहीं दिख रहा, खाली ब्लैक वाला ही दिख रहा है, सब दिख रहा है। तुम आगे बैठे हो ना, तुमको सब दिखेगा, आगे वाला और ऊपर वाला सब दिखता है। ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके का होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ई की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, क्योंकि आर नीचे, आर स्क्वायर नीचे है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे, ग्राफ घटते जाएगा। तो नीचे टच कर नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है जीरो कहाँ होगा। जीरो दूर होगा, बहुत ज्यादा दूर पे जाओगे तो जीरो हो जाएगा। टच नहीं करवाएंगे किसी, दोनों में किसी एक्सिस को। हटा दे इसको, आप लिखना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग। रिंग समझते हो ना, रिंग देखे हो कभी, हाँ देखे ही नहीं हो, अच्छा देखे हो, हाँ वही जो ग्लास में रख के दिया जाता है।
अब ये वाला नहीं समझ पाओगे तुम लोग। अरे मूवी वो भी देखा करो यार। हाँ तुम लोग का समझ में नहीं आएगा। मुझे ना गेट वेट वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए यार, आधे पंच लाइन तो तुम समझते नहीं हो। ये रिंग है, अब इसके जो मास है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है? हाँ? अरे नहीं भैया, सरकमफ्रेंस पे। कहाँ पे है? रिंग का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेट होता है? हाँ? सरकमफ्रेंस पे। तो इसके लिए क्या दिया होगा? दो इंफॉर्मेशन होगा तुम्हारे पास। एक इसका खुद का रेडियस कितना है, आर, और कुछ मास होगा इसका कैपिटल एम। तो हम पहले पता करेंगे सेंटर पे, ए पॉइंट में पता करेंगे कि सेंटर पे कितना होगा। एट सेंटर, सेंटर पे कितना होना चाहिए? देखो इसको सोच सकते हो रेगुलर पॉलीगन वाले टर्म से। इसको कैसे सोच सकते हो? रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि सर्कल से ज्यादा रेगुलर कुछ है ही नहीं। सबसे जो रेगुलर फिगर है वो क्या है? सर्कल है। तो इसको सोच सकते हो ना कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट मासेस अरेंज करके रख दिए तो पूरा क्या बना दिया? पूरा क्या बना देगा? गोला बना देगा, वही रिंग बना देगा। तो मान लो तुमने एक यहाँ पे काटा, इसके जस्ट अपोजिट में एक इधर बैठा हुआ है, इसके जस्ट अपोजिट में क्या बैठा हुआ है? इधर बैठा हुआ है। तो अगर निकालोगे एक के चलते ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसके चलते अगर कैलकुलेट करते हो इधर आएगा, तो इस दूसरे वाले के चलते किधर आएगा? अपोजिट में। तो ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को खा जाएगा। वैसे ही बहुत सारे एलिमेंट है जिसके अपोजिट में कुछ ना कुछ बैठा हुआ है, तो उसके चलते जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा सेंटर पे, वो कितना होगा? जीरो होगा। कितना होगा? तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस लॉजिकली समझना था सेंटर पे कितना होगा, E इज इक्वल टू जीरो। और ध्यान देना गड़बड़ी होता है, पूछता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, बच्चे जवाब देते हैं पोटेंशियल का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जवाब देते हैं। पोटेंशियल अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। जब पढ़ लोगे तब जब मॉड्यूल बच्चे करने जाते हैं ना, तो बोलते हैं सर आप तो जीरो पढ़ाए थे मॉड्यूल में कुछ और दिया। अरे भैया सवाल थोड़ा आराम से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज है बी देखेंगे, ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे कितना होगा वो देखना। एक्सिस के लिए 2D फिगर बनाना पड़ेगा, या 3D फिगर बोल सकते हो इसको। ये एक्सिस है, ये तुम्हारा रिंग है, मतलब रिंग कैसे रखा हुआ है? इस तरीके से, और एक्सिस ऐसे पास कर रहा है। इधर कोई पॉइंट ले रहा है P, जो यहां से कितने डिस्टेंस पे है? X डिस्टेंस पे है। रेडियस कितना है इसका? कैपिटल R। मास कितना है? M है। इसके लिए जो वैल्यू आएगी, E की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड पहले बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड विल बी G कैपिटल M इंटू X डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर 3/2। कितना होगा? अब देखो सेंटर पे जाते तो x की वैल्यू कितनी हो जाती है? सेंटर पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। तो x जैसे ही जीरो पुट करोगे पूरा का पूरा ये टर्म कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और कुछ भी x की वैल्यू दे, इधर दे या फिर इधर ले जाकर के दे, तो तुम्हें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऐसे मिलेगा। प्रूफ कर सकते हैं इसको, प्रूफ देने का ऐसे कोई जरूरत नहीं है, याद ही रखो, क्योंकि ऐसे भी तुम लोग को बोर्ड देना नहीं है, और ये एनसीईआरटी में है नहीं, यानी जो जिनको बोर्ड देना उनके सिलेबस से बाहर है। समझ जाने को समझा सकते हैं कि क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मास काटेंगे, उस पॉइंट मास के चलते इधर कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या करेंगे उसको इंटीग्रेट कर देंगे, काम बन जाएगा। देखना है अगर किसी बुक में देख सकते हो, इसका प्रूफ समझ में आ जाएगा आसानी से। डायरेक्शन बताओ इसका क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर? इसका जो डायरेक्शन होगा अलोंग द एक्सिस होगा, इस एक्सिस पे, लेकिन टुवर्ड्स द रिंग होगा या अवे फ्रॉम द रिंग होगा?
अवे फ्रॉम द रिंग? नहीं, पहले सोचो कि अगर यहाँ पे दूसरा मास लाके रखेंगे, अगर कुछ भी यहाँ पे ला करके रखोगे तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, रिंग की तरफ या अवे फ्रॉम द रिंग? अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट करेगा ना। यानी जो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सॉरी ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग होगा। तो नीचे लिख दो, डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स, डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द रिंग, डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ रिंग। यानी अगर वेक्टर फॉर्म में इसको शो करें तो जो ई वेक्टर होगा उसको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। ये तुम्हारा ई वेक्टर है। अगर इस साइड रखते तो इधर होता, ये तुम्हारा ई वेक्टर है। दोनों साइड जाके देख लो, जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द रिंग। ग्राफ जब इसका प्लॉट करते हैं, ग्राफ ऑफ E वर्सेस R फॉर रिंग, कैसा ग्राफ होगा? सोचो, एक भरवा के लाना, ब्लू इंक होगा तो इसमें डाल दीजिए। ब्लू इंक है, डाल दीजिए। एक मिनट सर, हाँ बुला लीजिए, जिसको भी बुला। हाँ अच्छा, देखो ग्राफ अगर इस साइड की बात करें, इधर इधर से ग्राफ शुरू करें तो जहां पे सेंटर है उस पे कितना होगा, 0 होगा। 0 से स्टार्ट करेंगे, इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब अगर रिंग के कोई इस साइड खड़ा होगा, और रिंग के इस साइड खड़ा है, इलेक्ट्रिक सॉरी जो तुम्हारा ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उसका डायरेक्शन किधर है, इधर। अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ग्राफ किधर दिखेगा, ऊपर की तरफ, एक्सिस के किधर दिखेगा, ऊपर, यानी ई वर्सेस आर ग्राफ में। और अगर कोई बोले कि अपोजिट साइड वाला को प्लॉट करो, अपोजिट साइड मतलब इस साइड वाले को प्लॉट करो, तो वो इस एक्सिस के ऊपर आएगा या नीचे आएगा, इधर आएगा, नीचे। क्योंकि अगर सेंटर से इस साइड जा रहे हो तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उसको, उसका डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट की तरफ। अगर लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो ये ऊपर प्लॉट कर रहे हैं, और ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये किधर लग रहा है, राइट की तरफ। ठीक है, तो अगर लेफ्ट को पॉजिटिव लोगे तो राइट वाला जो वो होगा नेगेटिव। यानी इसके लिए ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेम इसी का फोटो होगा लेकिन किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। आइडेंटिकल है दोनों। अब बना रहे हैं हाथ से तो गड़बड़ हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है। अब इसमें देखोगे तो क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर सर्टेन पॉइंट फिर क्या होगा, डिक्रीज होना। इधर भी सेम चीज, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जा रहा है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये कब रीच करेगा, कैसे निकालेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कब रीच करेगा, मैक्सिमम मिनिमम से। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, एक्स के टर्म में इसको डिफरेंशिएट करोगे, इक्वेट करेंगे 0 से, 0 से इक्वेट करोगे। हाँ, जो वैल्यू आएगी वही पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इधर मिनिमम तो तुमको कहीं दिख नहीं रहा है, एक ही वैल्यू मिलेगा, दैट विल बी मैक्सिमा। तो ये जो वैल्यू होता है इट इज r/√2। कितना होगा, r/√2 प्लस, और इधर माइनस r/√2। अगर इस ग्राफ को मैं नीचे प्लॉट करता, अगर इसको मैं नीचे प्लॉट करता तो ये किधर चला जाता, ऊपर की तरफ। ठीक है ना। अब ये सारी वैल्यू तुमसे डायरेक्ट पूछ लेता है
कि कहाँ मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा भी तो कितना होगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे उठा करके रख दोगे तो क्या मिलेगा तुमको, मैक्सिमम मिलेगा। पुट करके देखो कितना आ रहा है, r/√2 पुट करके देखो कितना वैल्यू आ रहा है। x की जगह पे r/√2 पुट करके देखो। √2 स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर होगा, x स्क्वायर दिखाओ ना, तो जब स्क्वायर करेंगे तो √2 चला जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर पूरे का स्क्वायर है। हाँ तो ये 2 से 2 कट जाएगा ना। चलो बता रहे हैं क्या करना है। देखो अगर मैक्सिमम वैल्यू तुमको चाहिए ई मैक्स के लिए x की जगह क्या पुट करेंगे, r/√2। तो gm x की जगह पुट कर दिया r/√2, ऊपर की तरफ नीचे पुट करोगे तो नीचे है r² प्लस, जब इसमें r/√2 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, r²/2 हो जाएगा। यानी इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो gm/r/√2, इधर ऊपर तो रहने दो, अभी नीचे जो होगा इट विल बी 3r²/2, इसका 3/2 है कि नहीं। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे इतना आएगा। और नेक्स्ट क्या है, देखो ये अगर इसको r को बाहर लेते हो, ब्लू नहीं है, एक और ब्लैक मार्कर दे दीजिए, ब्लैक मार्कर एक और है वो तो दे दीजिए। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, इसको बाहर लोगे तो r³ बाहर निकलेगा, क्योंकि r² है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो gm r/√2, इसको ऐसे ही रहने दो, डिवाइडेड बाई इधर होगा 3/2 का पावर कितना होगा 3/2, और इधर निकलेगा बाहर r³। एक r³ से एक r चला जाएगा तो बचेगा gm डिवाइडेड बाई √2, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और भी 3/2 का पावर 3/2, और इधर r²। इसको सिंप्लीफाई करके कोई एक स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करो कि 3/2 अंदर लेंगे तो कितना होगा, कितना 2/3√3, 2 ऊपर चला जा रहा है, हाँ तो 2 ऊपर भेज दो। 2gm, अच्छा 3√3 ऊपर जा रहा है, नीचे ही है ना, ऐसा कुछ आएगा 3√3r², यही आ रहा। ये मैक्सिमम वैल्यू है कहाँ पे, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ। हो गया, हटा दे इसको। नेक्स्ट लिखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल मास, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फेरिकल मास, सॉलिड स्फेरिकल मास। बस ऐसे स्फेरिकल मास भी लिखा रहता है ना, तो उसको हम क्या समझते हैं, सॉलिड ही समझते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में बताया नहीं कि सॉलिड है या फिर हॉलो है, तो क्या समझेंगे उसको, सॉलिड समझ के सॉल्व करेंगे, बस स्फेयर लिखा होगा तो अभी देखो क्या दे दिया तुमके, सॉलिड स्फेयर दे दिया। कह रहे सॉलिड स्फेयर के चलते, इस स्फेयर के चलते मान लो 3 पॉइंट दे दिया, एक यहाँ पे, एक इधर और एक बाहर में। इसमें जनरली 3 पॉइंट के बारे में हमें पता होना चाहिए
एक सॉलिड के अंदर ही कितना होगा, जो भी तुम्हारा स्फीयर है उसके अंदर कितना होगा, या फिर स्फीयर के सरफेस पे कितना होगा, या फिर स्फीयर के बाहर कितना होगा। तो स्फीयर के बाहर जो पॉइंट है ना, समझो ये जो पॉइंट है इसके लिए ये पूरा स्फीयर एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इस आउटसाइड पॉइंट के लिए ये जो पूरा स्फीयर है ये कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट मास की तरह। और हमने पॉइंट मास के लिए क्या कैलकुलेट करा है, कैलकुलेट करके रखा है, तो वो सेम वैल्यू पुट करेंगे, इसके लिए ज्यादा परेशानी नहीं होता है। और पॉइंट मास के लिए अगर तुमने कैलकुलेट करा तो सरफेस में जो तुम्हारे स्मॉल आर है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल आर से। बचता किसका है, अंदर के लिए, अंदर वाला जो पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिखना ए में लिखना एट आउटसाइड पॉइंट, एट आउटसाइड पॉइंट, देखो इसके नीचे फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, for outside point sphere will behave as, for outside point sphere will behave as, sphere will behave as, will behave as a point mass, will behave as a point mass. Therefore gravitational field intensity is given as, therefore gravitational field intensity is given as, gravitational field intensity is given as E equals to gm divided by r square, where m क्या है तुम्हारा, मास ऑफ स्फीयर, ठीक है। आर जो है ये क्या है बताओ, डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, सेंटर से, ठीक है ना। सवाल में गलती करवाने के लिए ये जो वैल्यू है ना ये कहां से दे देता है, सरफेस से। बहुत बार सवाल में गलती करवाने के लिए ये जो वैल्यू है ना, रेडियस दे देगा स्फीयर का, और साथ ही साथ क्या दे देगा, सरफेस से कितना डिस्टेंस है ना वो दे देगा। तो बच्चे क्या करते हैं, आंख बंद करके सरफेस जो डिस्टेंस है वही पुट कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ये डिस्टेंस कहां पे है, कहां से होगा, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। तो इधर गलती मत करना, हमेशा जो भी डिस्टेंस रखेंगे, ये जो भी फॉर्मूला लिखेंगे उसमें जो डिस्टेंस पुट करेंगे कहां से पुट करेंगे, सेंटर से पुट करेंगे। ठीक है। बी पॉइंट में देखते हैं, एट द सरफेस, सरफेस के लिए अगर देखोगे, सरफेस का मतलब है r इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। सरफेस के लिए जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला में हम क्या पुट कर देंगे, कैपिटल R पुट कर दो, ई जो होगा इट विल बी जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर। एसी ऑन कर दो। अब इंपॉर्टेंट है इनसाइड वाला पॉइंट, जो भी इनसाइड में अगर पॉइंट ले रहे हो उस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा। सो सी है तुम्हारा एट इनसाइड पॉइंट्स, लिखना फॉर इनसाइड पॉइंट्स, फॉर इनसाइड पॉइंट्स, फॉर इनसाइड पॉइंट्स gravitational field intensity, gravitational field intensity is only due to, gravitational field intensity is only due to mass, is only due to mass which is encloses, which is enclosed, which is only due to mass, only due to mass which is enclosed
by the sphere of radius, by the sphere of the radius small r, and it will have no effect, due to mass, outside this sphere, कहाँ से, स्टार्टिंग से, हाँ फिर कहाँ से, स्मॉल आर लिखे हो, एंड इट विल हैव नो इफेक्ट ड्यू टू मास आउटसाइड दिस स्फीयर। अभी ये जो भी लिखवाए अभी समझाएंगे कि इसका मतलब क्या। ये तुम्हारा स्फीयर था, इस पे तुमने इनसाइड में एक पॉइंट लिया जिसका कितना डिस्टेंस है, स्मॉल आर डिस्टेंस है। ये कहाँ पे, स्फीयर के अंदर है। अब समझना है, यहाँ पे कैलकुलेट जब करना है ना, तो हम एक ऐसा स्फीयर लेंगे जो कहाँ से पास, जिसका रेडियस कितना होगा, स्मॉल आर होगा। इस पॉइंट पे जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा ना, उस ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो उसमें बस ये वाला मास पार्ट लेगा। बाहर जो मासेस है इसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा। आ रही बात? वही चीज मैंने लिखवाया हुआ है। हाँ फिर से सुन लो, ये स्फीयर है तुम्हारा जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और इनसाइड पॉइंट के लिए जो आर की वैल्यू होगी इट विल बी लेस देन कैपिटल आर होगा। अब हमें करना क्या है कि इस पॉइंट पे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो एक स्फीयर लेना पड़ेगा। कैसा स्फीयर, जिसका रेडियस कितना हो, स्मॉल आर के बराबर। इस स्मॉल आर के अंदर, इस स्फीयर के अंदर जो मास आएगा ना, उसी का इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा। आउटसाइड में जो मासेस है उसके चलते इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो हमें करना क्या है, अगर इसका टोटल मास कैपिटल एम है तो हमें क्या करना है, ये मास कैलकुलेट करना होगा। मान लो कि ये मास कितना है, स्मॉल एम है, तो अगर इस स्मॉल एम के चलते इस पॉइंट पे तुम्हें क्या देखना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखना है। तो ई जो होगा इट विल बी जी स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही होगा ना। लेकिन ना तो तुम्हें ये जो मास है ये गिवन ही नहीं है, स्मॉल एम तुम्हें नहीं गिवन है, तुम्हें क्या गिवन है, कैपिटल एम। तो इसे स्मॉल एम को किसके टर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा, कैपिटल एम के टर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा। कर पाओगे रिप्लेस, कर पाओगे? पूरे वॉल्यूम में जो मास है, इस बड़े वाले वॉल्यूम में जो मास है वो कितना है, कैपिटल एम है। तो इस वॉल्यूम में कितना मास होगा, वही स्मॉल एम होगा, वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे वेयर एम, अगर कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू रटना नहीं है तुम्हें, जो फाइनल वैल्यू आएगा वो पता करेंगे। वेयर एम विल बी, मैं अभी लिख दे रहा हूं, समझाऊंगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। सो कुछ कैंसिल आउट होगा, तो स्मॉल एम जो होगा इट विल बी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब स्मॉल आर ये कहां से आया ये समझना है। कौन सा, इधर, हाँ तो इधर आर क्यूब, ये आर क्यूब है, ये भी तुम्हारा आर क्यूब है। स्मॉल एम कैसे लिख रहा हूँ, कितनों को समझ में आ गया? स्मॉल एम कहां से आया, कितनों को समझ में आ गया? हाँ यूनिफॉर्म नहीं होता तो फिर ऐसे नहीं लिख सकते थे। चलो समझ लेते हैं मास कहां से है। देखो ये जो पूरा वॉल्यूम है, ये जो पूरा बड़ा वाला स्फीयर है, इसकी वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम तो कम से कम पता है ना, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगेन यूनिटरी मेथड, पाई आर क्यूब में जो मास है वो कितना है, कैपिटल एम है। तो अगर वॉल्यूम 1 होता तो कितना होता, m/4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब। लेकिन हमें किसके अंदर चाहिए, इसके अंदर जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो इसका जो वॉल्यूम होगा छोटे वाले स्फीयर का वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब। इसके लिए अब इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर दो। इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो टर्म है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। और इसी को क्या बोलते हैं,
वॉल्यूम डेंसिटी या सिंपली डेंसिटी, इसको क्या बोलोगे, डेंसिटी, ये जो कि कांस्टेंट है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है तो फिर हमें किसका जरूरत पड़ता, इंटीग्रेशन का। अगर डेंसिटी वेरिएबल कर दिया फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से आएगा। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा स्मॉल एम आई इट विल बी एम बाई 4, जो वहां पे मैंने लिखा हुआ है m/4/3 पाई आर क्यूब इंटू पाई आर स्मॉल क्यूब। सिंप्लीफाई करने के बाद इतना आएगा। अब इसको उठा करके कहाँ रख दो, इधर रख दो। इसको उठा करके किधर रख देंगे, यहाँ रख देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। एंड दैट विल बी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ स्फीयर। कितना आया, हटा दे इसको, ये वाला। यूनिटरी मेथड को बंगाली में क्या बोलते हैं, क्या, अरे यार बहुत ही खतरनाक है, GMR डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अगेन इसका डायरेक्शन जो होगा क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। जो भी डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो डायरेक्शन से कभी गड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है ना, हमेशा जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एट्रैक्टिव होता है। तो हमेशा जब भी डायरेक्शन की बात करें तो क्या लिख देंगे, चुपचाप टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द मास, काम बन जाएगा, गलती नहीं होगा तुम्हारा। ठीक, ग्राफ प्लॉट करोगे, अगर यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, ये कांस्टेंट है, जी तो कांस्टेंट है, मास जो है ये बड़े वाले का मास है, दैट इज आल्सो कांस्टेंट, ये रेडियस है तो ये कांस्टेंट। यानी यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड और आर का जो रिलेशन आ रहा है वो कैसा रिलेशन आ रहा है, लीनियर है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब इनसाइड पॉइंट पे कहीं भी अगर लोगे, इधर लोगे, इधर लोगे, इधर लोगे, तो कैसा इंक्रीज होगा, लीनियर इंक्रीज होगा, लीनियरली इंक्रीज होगा। ग्राफ प्लॉट करेंगे हम इसके बाद, हटा दे सबको। देखो ग्राफ ऑफ E वर्सेस R फॉर सॉलिड स्फीयर। और इधर सारे ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली ग्राफ ही दे देता है। ग्राफ दे देगा, तुमसे पूछेगा कि कौन सा करेक्ट वन है। तो यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो कितने तरीके का बनेगा, दो तरीके का बनेगा, इनसाइड पॉइंट के लिए अलग और आउटसाइड पॉइंट के लिए अलग बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, सेंटर पे अगर देखोगे, सेंटर के लिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, यानी 0 से स्टार्ट होगा, ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज होगा। फिर जब तक तुम सरफेस पे पहुंचोगे तब तक क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। जैसे ही सरफेस से बाहर गए फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी ये जो पॉइंट है, ये R इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट है, कैपिटल R, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी इट विल बी E मैक्सिमम। कभी कभी इसी ग्राफ को ऐसे इधर भी प्लॉट करके देता है, क्या करेगा, इधर भी ऐसे शो कर देगा नीचे की तरफ और ऐसे घुमा देगा। तो यहां तक अगर देखोगे 0 से R तक तुम्हारा क्या है, इनसाइड पॉइंट के लिए है। इधर मैं ऐसे एरो दे करके लिख दे रहा हूँ, इनसाइड पॉइंट का रीजन है ये, और ये बाहर वाला जो रीजन है ये कैसा रीजन है, आउटसाइड पॉइंट के लिए। आउटसाइड में क्या होता है, हाइपरबोला, और इनसाइड में क्या होता है, लीनियर। मैक्सिमम कहां होगा, सरफेस पे। सरफेस पे जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा GM बाई कैपिटल R स्क्वायर। हो गया, आगे बढ़े। यहां तक किसी को कुछ डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब जिसको कुछ डाउट होगा वो पूछेगा नहीं। चलो फिर लिखो, नहीं पूछना है कुछ तो नेक्स्ट हेडिंग लोगोगे।
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू hollow spherical mass. Gravitational field intensity due to hollow spherical mass. Due to hollow spherical mass. या hollow sphere भी लिख सकते हो. Due to hollow sphere. क्या? हाँ सेल भी लिख लो. कौन सा सेल लिखोगे? हाँ SH वाला. बायोलॉजी वाला सेल मत लिख देना. इधर भी हमें कितने पॉइंट पे डिस्कस करना होगा? 3 पॉइंट पे. ठीक है, आउटसाइड के लिए, इनसाइड के लिए और सरफेस के लिए. अब आउटसाइड के लिए इसको भी दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जो बाहर खड़ा होगा ना उसको क्या दिखेगा? गोला दिखेगा. ठीक है, अब बाहर वाले आदमी को क्या पता है जो गोला है अंदर से खोखला या कैसा है? वो क्या देखेगा? बस मास कितना है वो देखेगा, और साथ ही साथ कितना डिस्टेंस है सेंटर से वो चाहिए. तो आउटसाइड पॉइंट के लिए पहले अगेन लिख सकते हो, एट आउटसाइड पॉइंट it will behave as a point mass. So E is equal to gm divided by r square. Again m क्या है? टोटल मास. और r कहां से डिस्टेंस है? सेंटर से. हमेशा जो भी डिस्टेंस लेंगे स्मॉल r फॉर्मूला में सेंटर से लेंगे. डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. सेकेंड पॉइंट लिख लो, b. b क्या लिखोगे? एट द सरफेस. डायरेक्शन में बार बार नहीं लिखो है, डायरेक्शन सब तक इधर है, टुवर्ड द सेंटर. लिख लो एट द सरफेस E इज इक्वल टू, जैसे पहले लिखे थे ना वही वाला कॉपी पेस्ट मार देना. E कितना होगा? gm बाई कैपिटल R स्क्वायर. ये कहा का है? B पॉइंट पे, एट दिस सरफेस. इन साइड पॉइंट पे कितना होगा? E इज इक्वल टू 0. 0 क्यों होगा? वही सेम प्रीवियस कंसेप्ट. होता क्या है कि जिस पॉइंट पे हमने कैलकुलेट करना उधर से क्या करेंगे? स्फीयर बनाएंगे. उस स्फीयर के अंदर देखेंगे कितना मास है. तो अगर ये हॉलो स्फीयर है तो सारा का सारा मास किधर होगा? सरकमफरेंस पे. अगर ये हॉलो स्फीयर है, सेल है, तो सारा का सारा मास किधर है? सरकमफरेंस पे है. अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे, स्फीयर पास करवाओगे, तो इसके अंदर कितना मास आया? कुछ नहीं आया, मास 0 हो गया. तो अगर इसके अंदर मास ही नहीं है, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए कभी हम ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं देखते हैं, नहीं कैलकुलेट करते हैं, जो भी इनसाइड में उसी के लिए कैलकुलेट करेंगे. तो m 0 हो गया, इसलिए E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ग्राफ प्लॉट करो खुद से. E वर्सेस R ग्राफ प्लॉट करना है, फोर्थ सेल खुद से प्लॉट करो. चेक करूंगा किसका कितना आया. कैसा ग्राफ होगा? समझ में नहीं आ रहा है? ये सब वैल्यू समझ में आ रहा है ना? याद करना होगा तो याद हो जाएगा ना. हाँ, तो उसका से मतलब रहोगे, एक बार देखे रहेगा फिर दिमाग में रहेगा. दूसरी बार पढ़ाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. तुम लोग प्लॉट करो. देखा? फिर से तुम बादल बनाने लगे.
चलो प्लॉट करते हैं। देखो जब सेंटर पे गया ना तो हमें कितना मिला, 0। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। कब तक, जब तक सरफेस पे नहीं पहुंचा। देखो ये स्फीयर है तुम्हारा, यहाँ पे कोई खड़ा कर दो, इधर 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 खड़ा कर दो उसको, सब जगह क्या मिल रहा है, इनसाइड में हर जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना है, 0 है। यानी ये ई पे कुछ सो ही नहीं करेगा, कितना दिखाएगा, 0 दिखाएगा। कब तक, कैपिटल आर तक। जैसे ही आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगी, एक सडन जंप आएगा, मैक्सिमम पहुंच जाएगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई मैक्स। और अब उसके आगे जाओगे तो बाहर पहुंच गए, इधर कहां पहुंच गए, आउटसाइड पॉइंट पे। और आउटसाइड पॉइंट के लिए कैसा होता है, पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। और पॉइंट मास का ग्राफ तुमने प्लॉट करा था, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। यानी जो ग्राफ दिखेगा कैपिटल आर के बाद दिखना शुरू होगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा। उसके पहले क्या होगा, 0। ठीक है, चलो एक सवाल करेंगे, फिर हटा दे इसको। लिखना, देखो अ कैविटी, क्वेश्चन है ये, अ कैविटी, अ कैविटी, कैविटी समझते हो, समझते हो ना, स्पेलिंग में लिख दे रहा हूँ या ऐसे बोल दे रहा हूँ, CAVITY। अ कैविटी is created inside, a cavity is created inside a solid sphere, a solid sphere as shown in figure, as shown in figure. Find, find gravitational field intensity, find gravitational field intensity, gravitational field intensity at point P, at point P ये एक स्फीयर था, इसमें एक कैविटी क्रिएट किया गया। कैविटी क्रिएट करने का मतलब यहां से मास क्या कर लिया हमने, निकाल दिया। मास पूरा किधर का किधर है, ये 2D में ड्रॉ कर रहा हूँ। 2D में ड्रॉ करने का क्या मतलब हुआ, जैसे ये पूरा स्फीयर है, स्फीयर में से एक गोल मास, ऐसे स्फेरिकल मास क्या कर लिया हमने, काट के निकाल दिया। ये जो रेडियस है ये कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। इसकी जो वैल्यू है रेडियस की आर है। इसका जो टोटल मास है वो कितना है, कैपिटल एम है। सेंटर से आर डिस्टेंस दूरी पे, ये डिस्टेंस मैं बताता रहूं, आर डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट पी है। मतलब इस स्फीयर के लिए ये आउटसाइड पॉइंट है। इस आउटसाइड पॉइंट पे तुम्हें क्या पता करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता करना है। ये ऐसे हैश लाइन दिखाने का क्या मतलब है, इधर मास है, ये कैविटी है। सोचो थोड़ा देर, बताएंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको।
नहीं सोच पा रहे हो? तुमको सोच पाए? देखा? ये जो मास है ये कैसे निकाले? रिलेशन यूज करके देखते हैं, मे भी करेक्ट हो सकता है मेथड से। क्या कौन सा जुगाड़ वाला आइडिया लगा दिया? m/8। ठीक ठीक, देखते हैं अब करेक्ट लाए हो कि नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूज। ये स्मॉल m क्या, ये क्या है? 8 है वो। हाँ मेथड करेक्ट है तुम्हारा, लेकिन मास वाला जो है वो चीज समझना है थोड़ा सा। चलो समझते हैं। देखो अभी जो स्फीयर है ना विथ कैविटी, उसका मास कितना दिया हुआ है? कैपिटल M दिया हुआ है। अगर मान लो ये जो पूरा स्फीयर है इसमें कैविटी नहीं होता तो इसका कुछ मास होता अपना प्रॉपर मास। अगर कैविटी नहीं होता तो इसका क्या होता? मास होता कुछ, दैट विल बी कैपिटल M होगा। एक मान लो ये पूरा बड़ा सा स्फीयर था, इसमें कैविटी नहीं था, तो कैविटी वाले का मास कितना है? M है। उससे ज्यादा ही होगा ना इस बिना कैविटी वाले का मास, जिसकी वैल्यू मैं कितना ले रहा हूँ? M' ले रहा हूँ। तो अगर मैं इसमें से कैविटी काट के निकालूंगा, इसका रेडियस बताओ कितना होगा? इसका रेडियस कितना होगा? r/2। मतलब इसका जो वॉल्यूम है टोटल का, उससे इसका वॉल्यूम कितना कम होगा? 4 होगा या 8 टाइम्स, क्योंकि क्यूब होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब होता है। तो 8 गुना कम हो जाएगा। यानी तुमने क्या कर लिया? 8 गुना मास काट करके निकाल लिया। आप समझना यहाँ पे जो वैल्यू है m-m'/8 जो है ना, दिस इज इक्वल टू m। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? पूरा जो बिना कैविटी का स्फीयर था उसका मास कितना था? m' लिया हमने। इस m' में से कितना निकाल लिया? m'/8। कैसे पता चल रहा है इतना निकाला? क्योंकि अगर पूरे का वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी 4/3πr3। अगर इस ये जो कैविटी है इसका वॉल्यूम निकालोगे तो इस r की जगह क्या लिखेंगे? r/2। रेडियस r/2 की वो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसका डायमीटर इसके रेडियस के बराबर है। तो वो जो वैल्यू होगी इट विल बी 4/3πr/2 का क्यूब। अब यहां से क्या बाहर निकलेगा? 8 बाहर निकलेगा, क्योंकि r³ ये 2⁻³ का वैल्यू कितना होता है? 8 होता है। इसलिए ये टर्म हमने काट के निकाल लिया है। तो फाइनल कितना बचा हमारे पास? ये बचा। अब यहां से क्या कर सकते हो? m' और m के बीच का रिलेशन निकाल सकते हो। अब m' की जरूरत क्यों पड़ेगी समझना। अगर ये कैविटी नहीं होता तो इस पॉइंट पे निकाल सकते हो। अगर ये कैविटी नहीं होता तो इस पॉइंट पे जो E का वैल्यू होता वो कितना होता? Gm'। m लिखे या m' लिखे? कैविटी नहीं होता तो मास उसका कितना होता? m'। इसलिए m'/r²। अब कैविटी क्रिएट करने के चलते कैविटी को एक तरीके से मान सकते हो नेगेटिव मास। क्या मान लेंगे? नेगेटिव मास मानोगे। यानी इसके चलते ये जो कैविटी है इसको नेगेटिव मास मान करके यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट P पे पोटेंशियल, सॉरी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो जो वैल्यू आएगा उसको मैं E' से लिख रहा हूँ। E' विल बी माइनस ऑफ Gm'/8। m'/8 क्यों लिख रहा हूँ? ये जो कैविटी है उसका मास कितना है यार? नेगेटिव पहले बता दो क्यों लिख रहा हूँ। नेगेटिव क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअल में यहाँ मास है नहीं, यहाँ क्या है? कैविटी है, तो वो घटाना पड़ेगा। तो माइनस Gm'/8 डिवाइडेड बाई कितना लिखे? r माइनस, क्योंकि अब हमें डिस्टेंस इसके सेंटर से चाहिए। हमें कहां से डिस्टेंस चाहिए? ये वाला डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि इस स्फीयर के चलते निकालोगे, इस कैविटी के लिए निकालोगे तो डिस्टेंस जो लेंगे वो कहां से लेंगे? इसके सेंटर से लेंगे। तो इसका सेंटर से अगर डिस्टेंस देखो इट विल बी कैपिटल स्मॉल r माइनस r/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? क्लियर है? अब जो ई नेट अगर निकालोगे ईपी पे ई नेट जो होगा इट विल बी ई माइनस E'। जो माइनस है आप प्लस कर दो सिंपली, तो अपने आप माइनस टर्म कंपनसेट कर लेगा। कैलकुलेट कर पाओगे? अब m' की वैल्यू उस टर्म में छोड़ेंगे या इस टर्म में ला करके रखेंगे? जो भी m' है उसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आएगा तुम्हारा 7m'/8 m के बराबर है। सो m' कितना हो जाएगा? m' विल बी 8m/7। ये टर्म ला करके m' की जगह पे पुट कर देंगे।
समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? अब जिसने किया था उसको लग रहा है तुम्हारा सही है क्या गलत था? तुम लोग बताओ, तुम लोग को समझ में आ रहा है कुछ, या स्कोर देख रहे हो? कितना हुआ स्कोर? नहीं देख रहे हो? कैसे हो गया? आज सवेरे सवेरे उठ के क्या देख लिए थे? पीजी वाले का वो बहुत खतरनाक होता है। पीजी वाले को तो सवेरे सवेरे देखा ही मत करो, पूरा दिन खराब कर देते हैं। तुम लोग को समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है? कोई ना, कोई एक एक बार देखे रहो, सब समझ में आएगा। तुम बताओ, तुमको समझ में आ रहा है? तुम्हारा कौन सा क्लास है? ग्रेविटेशन से स्टार्ट करे या उसके पहले कुछ पढ़े थे? मास लाइन क्या फायदा जब नाक के नीचे ही रखे हो, तो उधार ही दो। जब वो इतने कंजेस्टेड में कितना भी मास्क लगा लो ना, कोरोना आना हुआ तो आ ही जाएगा। वो मास्क को कुछ काम नहीं कर, इतना दिन से अगर मास्क काम करता तो फिर इतने दिन का फिर लॉकडाउन नहीं होता। सब मास्क लगा के घूम ही रहे थे, फिर भी कोरोना आ ही जा रहा था, क्या ही कर लिए। सिंप्लीफाई करके कुछ आंसर ला सकते हो? ये सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा? अच्छा हम कर दे? कुछ नहीं करना है, वैसे ही रहने दो, बस समझने से मतलब है। अगर ई कैलकुलेट करोगे, ई पी, तो कितना होगा? बातें नहीं करो, कितना बात करते हो यार तुम लोग। एम डैश की जगह पुट करेंगे 8m/7 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस जी, इधर क्या रखोगे? ये आ जाएगा m/7। डायरेक्टली मैं थोड़ा कर दे रहा हूँ, ये 8 इधर डिवाइड करोगे ना, इधर डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? m/7 बचेगा, तो वो लिख दो, डिवाइडेड बाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस r/2। इधर नहीं, बाहर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। सवाल में एक बार चेक कर लेना कि जो मास दिया हुआ कैविटी के साथ दिया हुआ है या बिना कैविटी का। ओरिजिनल स्फीयर का भी मास दे सकता है, तो जब ओरिजिनल स्फीयर का देता ना, तो वो एक बच्चा कर रहा था, वो सही होता। बता दे इसको। फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रॉड। बातें नहीं। हाँ बोल। ये जो डिस्टेंस है ना सेंटर से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है? आर है, तो इसलिए आर स्क्वायर। क्योंकि इस बड़े वाले स्फीयर का जो पहले बिना कैविटी के निकालेंगे, तो बड़े स्फीयर से निकालोगे तो डिस्टेंस कहाँ से लगेगा? इसके सेंटर से। इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ पे। इस यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? वही लिखे हैं। इसका वाला कितना होगा? ये घट जाएगा, ये वाला छोटा टर्म। ये इसका बताओ कितना होगा? रॉड के चलते कौन सा माइनस? अरे नहीं भैया, वो वही जो दो दो चीज कंपनसेट हो जाएगा ना, तो प्लस कर दो ना।
क्या कहना चाह रहे ये वाला नेगेटिव आया था इसका। नेगेटिव आया था नहीं, नेगेटिव उसको करे थे, तो ये अगर नेगेटिव है ना तो ये मत करो। अरे उसको पहले ही मैंने इधर नेगेटिव में लिख दिया, तो फिर यहाँ करने का जरूरत नहीं है, सिंपली ऐड करने का जरूरत है। या देखो ये जो चीज है ना, ये तुमने कैलकुलेट करा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कैलकुलेट करा, ये नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं मास। है नहीं मास, तो फिर अब उसको निगेटिव को फिर घटाओगे तो वो कंपनसेट कर देगा ना, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। हाँ लेकिन ये सही है। नहीं नहीं सही है ना, ये इसको देखो, ये लिखोगे ईपी इज इक्वल टू, ये वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा होगा ना, ई वेक्टर प्लस ई डैश वेक्टर, ये होगा। एक्चुअली में ये होता है। अब ये टर्म यहाँ उठा करके रखो, ये टर्म यहाँ उठा करके रखो, तो माइनस अपने आप कर लेगा। और नहीं तो जब यहाँ माइनस नहीं दे रहे हो ना, तब तुम समझ लो कि इसके चलते ये था, अगर मास होता तो इसके चलते ये माइनस नहीं होता, तो फिर दोनों तब माइनस करते, तब ये लिखते माइनस वाला टर्म तब होता, नहीं तो तुम दोनों एक काम करे फिर उसको पलट दे रहे हो। ठीक है, कोई एक सोचो, या तो इसको नेगेटिव सोचो या फिर यहाँ नेगेटिव सोचो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? रॉड का कितना होगा बताओ जल्दी। अच्छा सिंप्लीफाई करे हो, देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का ना जरूरत नहीं था। एक सवाल करवाए थे ना, बोले थे कि यहाँ मास रखेंगे, मास रखे थे, कितना फोर्स आएगा, वो तुमने करा था, कितना आया था बोलो? यही आया था ना। ये क्या था तुम्हारा? फोर्स था। फोर्स किस पे? इस मास पे। अगर इसी को 1 kg में कर देता हूं, इसको मैं क्या कर दूं 1 kg, तो ये फोर्स किस में चेंज हो जाएगा? तो तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले मैंने सवाल करवा के रखा था उस तरीके का। तो यहाँ पे सीधे जो ईपी की वैल्यू होगी, इट विल बी सिंपली जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई, बात करोगे तो फिर मिस हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या कर। समझ में आ रहा है बात? अगर कैलकुलेट करोगे तो फिर मेथड वही होगा, क्या करेंगे, एलिमेंट काटेंगे, इस एलिमेंट के चलते पहले यहाँ पे कितना आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो निकालेंगे, हाँ फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और अगर इंटीग्रेशन करने का मन नहीं है तो वो पिछला वाला रिजल्ट तुमको याद होगा, तो सीधे इस मास को कितना पुट कर दो 1 kg, बाय डेफिनेशन वही क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। हटा दे इसको। नेक्स्ट लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ, या फिर उसको उसी को दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हो तुम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाए उसका क्या मतलब होता है, इट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसके चलते, अर्थ के चलते। ये तुम्हारा अर्थ है, अर्थ का शेप कैसा है, कैसा है, स्फेरिकल शेप है, ठीक है ना, स्फेरिकल शेप है। इसका मास कितना, एमई, ई रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, अर्थ। यहाँ पे एक वैल्यू ले रहा है, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, सेंटर से हमेशा डिस्टेंस लेंगे, सेंटर ही गायब हो गया, सेंटर को खींच दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर कैलकुलेट करोगे ई, अगर ई का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करते हो, मान लो ये पॉइंट पी है, ई का जो वैल्यू होगा कितना होगा, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर होगा। अगेन ये जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं कहां से ले रहे हैं, सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर से ले रहे हैं। अगर तुमको सरफेस से डिस्टेंस दिया, मान लो ये डिस्टेंस कितना दे दिया, एच दे दिया, सरफेस से डिस्टेंस कितना दे दिया, एच, तो इस आर को कैसे लिख सकते हो, आर ई प्लस एच लिख सकते हो। तो यानी ईपी कितना हो जाएगा, ईपी हो जाएगा जी
ME डिवाइडेड बाई RE प्लस H स्क्वायर। तो सवाल में एक बार देख लेना, सरफेस से डिस्टेंस दिया हुआ या फिर सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ। एंड व्हेन R इज इक्वल टू RE और H इक्वल्स टू 0, ये दोनों चीज सोच सकते हो। R किसके बराबर हो जाए? RE के बराबर हो जाए, H 0 हो जाए, मतलब दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे अगर देखोगे तो ईपी जो होगा उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं? स्मॉल जी से। ईपी को किससे रिप्लेस कर देंगे? जी से। और इसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इट विल बिकम GME डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर। और सरफेस पे इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है? हाँ, अर्थ का मास रखोगे, रेडियस रखोगे, जी का वैल्यू रखोगे, तो जी जो होगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहाँ पे? ऑन द सरफेस या नियर सरफेस, सरफेस के आसपास। लेकिन अगर अर्थ के आसपास नहीं होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे। हम देखेंगे ऐसे वेरिएशन इन जी, वेरिएशन में जी में वेरिएशन आता है, किस किस तरीके से आएगा वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन ये जो वैल्यू है ये कहाँ का है? सरफेस पे या सरफेस के आसपास। 100 मीटर या 200 मीटर ऊपर रहोगे या 1 किलोमीटर ऊपर रहोगे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब तुम 1000 किलोमीटर ऊपर चले गए या 6400 किलोमीटर चले गए, तब फर्क पड़ता है। नहीं तो जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 9.81। इसीलिए जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे तो उस केस में हर जगह हमने जी की वैल्यू कितनी ली थी? 9.8, या फिर कभी कभी सिंप्लिसिटी के लिए 10 लिया था। ठीक है, वहां पे वेरिएशन का मतलब नहीं था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कितना ही ऊपर फेंक लोगे? 1 किलोमीटर ऊपर फेंक पाओगे? अगर गेंद दिया जाए फेंकने के लिए 1 किलोमीटर फेंक लोगे? कितना फेंक सकते हो? 50 मीटर? 50 मीटर भी नहीं फेंक पाओगे। 10 मीटर? चलो 10 मीटर। 10 मीटर में ये वेरिएशन कुछ नहीं दिखेगा तुमको, यानी 9.8 के आसपास ही होगा। तो जो वेरिएशन है वो पहले कुछ 1-2 टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक है वो है लिखना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम तो सुने हो? कहाँ सुने हो? वर्क एनर्जी पावर में। लेकिन वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था ना, वो स्पेशल केस था। वो क्या था? स्पेशल केस। इसलिए स्पेशल केस क्योंकि वो जनरली हम अर्थ सरफेस के आसपास कैलकुलेट कर रहे थे। जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी तक पढ़ा है वो अर्थ के आसपास पढ़ रहे थे। ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसके साथ ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये कहीं भी हो सकता है। अर्थ के आसपास हो सकता है, मून के पास हो सकता है, मून और अर्थ के बीच में कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो सारी चीजें हो सकता है। तो यहाँ जो डेफिनेशन है वो बदल जाता है। डेफिनेशन जो है वो किस तरीके का होगा? मान लो कोई भी हेवनली बॉडी है, अर्थ भी हो सकता है, मून भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, सबका अपना फील्ड है। उस फील्ड के बाहर से मान लो यहाँ पे इसका फील्ड खत्म हो गया, इस फील्ड के बाहर से एक स्मॉल मास उठा करके यहाँ लाएंगे तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। जब ये प्रोसेस होता है, अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ भी हो, जब यहाँ से उठा करके यहाँ पे रखोगे एक मास को, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। एंड दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ व्हाट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये जो वर्क डन कर रहे हो वो कहाँ कर रहे हो? ग्रेविटेशनल फील्ड में कर रहे हो। अगर यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में करते तो क्या हो जाता? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन लिखना, इट इज डिफाइंड एज it is defined as work done by
work done by external force, work done by external force in moving work done by external force in moving a mass from infinity ब्रैकेट में लिखना रेफरेंस, फ्रॉम इंफिनिटी ब्रैकेट में लिखना रेफरेंस। यानी यहाँ पे जो रेफरेंस है वो क्या है, प्री डिफाइंड है। कहाँ पे रख रहे हैं हम रेफरेंस, इंफिनिटी पे रख देना है। लेकिन जब हम ग्रेविटेशनल ये पोटेंशियल एनर्जी वहां पे पढ़े थे वर्क पावर एनर्जी में, तो वहां पे जो रेफरेंस था वो क्या था, हमारे हाथ में था, हम कहीं भी रख सकते थे, बस उसके ऊपर और नीचे क्या करना था, नेगेटिव पॉजिटिव काउंट करना था। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ये एक लार्ज फिगर है। यहाँ पे रेफरेंस कहाँ रख रहे हैं, सीधे इंफिनिटी पे रख रहे हैं। तो फ्रॉम इंफिनिटी रेफरेंस पॉइंट टू अ पॉइंट in the gravitational field, to a point in the gravitational field. लिखेंगे gravitational potential energy for two mass system, gravitational potential energy for two mass system. अगेन पॉइंट मासेस होनी चाहिए, और अगर पॉइंट मास नहीं है, स्फीयर दिया हुआ है, तो फिर डिस्टेंस कहां से देखेंगे, सेंटर से देखेंगे। अब इन दोनों मासेस के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक तरीके से इसके फील्ड में ये रखा हुआ है या फिर इसके फील्ड में ये रखा हुआ है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक एनर्जी बना करके रखेंगे अपना, और उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं। अब देखो इसको सोचते कैसे ना, कि मान लो ये पहले कहाँ रखा हुआ था, इंफिनिटी पे, ये मास कहाँ रखा हुआ था, इंफिनिटी पे, इंफिनिटी से उठा करके हमने कहाँ रख दिया, आर डिस्टेंस पे इस मास से रख दिया। तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज व्हाट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी जो वैल्यू होती है यू की, कितनी होगी, माइनस gm1m2 डिवाइडेड बाई आर। आर स्क्वायर नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। माइनस क्यों आ रहा है, माइनस आ रहा है ड्यू टू अट्रैक्टिव नेचर, या फिर ये जो सिस्टम है ना, ये बाउंडेड सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है, बाउंडेड सिस्टम, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ से जो भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कैसे निकालेंगे, फार्मूला होगा। ये कब यूज करेंगे, जब 2 पॉइंट मास सिस्टम होगा तुम्हारे पास। अगर 3 पॉइंट मास है, 4 पॉइंट मास है, तो उसके लिए सोचेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं। और जब ये काम कर रहे होंगे, दूसरी चीज क्या है, जब ये काम कर रहे होंगे, इसको उठा करके इंफिनिटी से ला करके यहाँ रखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। मतलब जो तुम्हारा वेलोसिटी है ना, जो स्पीड है, उसको क्या करके रखेंगे, कांस्टेंट करके रखेंगे। क्योंकि अगर उसको कांस्टेंट नहीं रखोगे, फिर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रख रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, जो कि इसमें इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, जो भी एनर्जी स्टोर होगा, कहाँ स्टोर हो, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो। इसलिए जब भी इसको मूव करेंगे, मूव करके लाएंगे, तो कैसे मूव करके लाएंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करके लाएंगे। और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव करके लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो फोर्स होगा, जैसे अगर इसको लाके रखोगे इसी फील्ड में, तो इस पे फोर्स लगेगा ना, इधर की तरफ ये लगाएगा, कुछ फोर्स लगाएगा। अगर इस फोर्स को तुम कंपनसेट करो इस डायरेक्शन में, इस फोर्स को क्या कर दो, एक्सटर्नल एजेंट इधर की तरफ फोर्स लगा के कंपनसेट कर दे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, और नेट फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी एनर्जी स्टोर होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यही जो फोर्स है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स है, और इसके चलते जो वर्क होगा, दैट वर्क इज व्हाट,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कैलकुलेट करने के बाद ये आता है। अगेन जो उसका प्रूफ है वो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि प्रूफ का जरूरत अब ड्रॉपर बैच को तो वैसे भी नहीं है, और इन बच्चों को तो समझ में कुछ आ नहीं रहा, उनको समझाने के लिए फिर स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़ेगा। तो 2 मास के लिए पढ़ लिए, अगर 3 मास सिस्टम दे दिया तो, 4 मास दे दिया तो, 3 मास दे दिया, 4 मास दे दिया, 5 मास दे दिया, क्या तब कैसे करेंगे? पेयरिंग करेंगे। नहीं, यहाँ सुपरपोजिशन नहीं लगेगा, क्योंकि एनर्जी है, ये एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। ये और सुपरपोजिशन कब लगाते हैं? वेक्टर केस में लगाते हैं, क्योंकि वेक्टर एडिशन करना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मास सिस्टम के बारे में तुम्हें पता है, अगर 3 मास सिस्टम दिया तो कितना पेयर बनेगा? 2 ही पेयर बनेगा। 3 मास सिस्टम दिया तो कितना पेयर बनेगा? 3 पेयर बनेगा। 4 मास सिस्टम दिया तो 4 मास सिस्टम दिया तो 6 पेयर बनेगा। ठीक है, उसका फॉर्मूला बता देंगे कितना पेयर बनेगा। तुमसे नीट वाले बच्चों से ज्यादा 4 पेयर तक पहुंचा सकता है, क्योंकि अगर 5 मास का सिस्टम दे दे तो कितना पेयर बनेगा? 5C2 यानी 10 बनेगा। ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए और क्या हो जाएगा? कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब 10 एनर्जी निकालोगे तो तुमसे ज्यादा से ज्यादा 2 मास का पूछ सकता है, 3 मास का पूछ सकता है, और 4 मास तक का जा सकता है, क्योंकि 4 मासेस में भी 6 पेयर बनेंगे। वो सारे 6 पेयर के तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लिख लो जल्दी से एक सवाल, टाइम बचा हुआ है, बचा हुआ थोड़ा सा, जितना बचा हुआ उतना में काम बन जाएगा। लिखना, 3 identical masses each of m, 3 identical masses, 3 identical masses each of m, m अपने मन से जो पसंद है, कैपिटल स्मॉल रख लो, each of m are placed at corners of an equilateral triangle, at corners of an equilateral triangle। अरे इसे कुछ खींच दो ना, स्पेलिंग नहीं आ रहा तो बस समझ में आना चाहिए कि इक्विलेटरल लिखा हुआ। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, then find gravitational potential energy, of the given system, साइड ए दिया था ना? हाँ चलो सोचो। माइनस होगा, सॉल्व कर दे। कितना आया? देखो इन 2 मासेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो तुम्हें पता है, क्योंकि 2 पेयर के बारे में तो मैंने बता दिया। कितना होगा? अगर ये दोनों होते तो कितना होता? माइनस gm²/a होता। लेकिन जैसे ये तीसरा मास रखोगे, ये इससे पेयर बना लेगा, तो इन दोनों मासेस का अपना पोटेंशियल एनर्जी आएगा कुछ, जो कि सिस्टम में ऐड हो गया, तो माइनस gm²/a। फिर ये मास इससे भी पेयर बना रहा है, तो इस दोनों मास पेयर का भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। कितनी होगा?
सेम वैल्यू यानी माइनस GM स्क्वायर बाई A, दिस विल बी योर Q टोटल या फिर माइनस 3 GM स्क्वायर बाई A। तो जब ऐसे सवाल लेगा ना तो हमें क्या पता करना होता है, पेयर पता करने होते हैं कि कितने पेयर बन रहे हैं। हर एक पेयर का क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालो। पेयर समझ रहे हो ना, दो मासेस लेंगे, दो मास का सिस्टम लेंगे, फिर सबके चलते पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके ऐड कर देंगे। तो जाते जाते एक होमवर्क दे दे रहे हैं, वो कर लेना। वही होमवर्क तुम्हारा आसान सा ही है। ये लेंथ दिया हुआ है L, ये लेंथ दिया हुआ है B, तुम्हें कैलकुलेट करना है, मासेस आइडेंटिकल है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सोच लो, 1 मिनट टाइम बचा हुआ, क्या करोगे? कितना पेयर बनेगा? 6 पेयर। कैसे? देखो 4 तो ये कॉर्नर ये सीधे दिख रहा है, 1 2 3 4, पांचवा कैसे बनेगा? कॉर्नर से। 6 हो गया। फॉर्मूला इसका होता है NC2 करके, या फिर N इंटू N-1 डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ पेयर निकालने का ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ पेयर इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। जैसे अगर तुम्हें 3 मास दिया हुआ है तो यहाँ क्या पुट करेंगे? 3। अरे 4, 3 मास दिया तो 4 क्यों पुट कर देंगे? 3 पुट करेंगे। 3 माइनस 1 करोगे कितना होगा? 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 4 रहता तो 4 पुट कर दे, इधर कितना? 4 माइनस 1 3 हो जाता, तो 4 और ये 2 से कैंसिल आउट हो गए। 3 इंटू 2 कितना होता? 6। अगर 5 मास रखा हुआ है तो n की जगह 5, n-1 करोगे 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ पेयर, कितना पेयर बन रहा है वो निकालने का ये फॉर्मूला होता है। वो जो NC2 बोल रहा है उसके लिए परेशान मत हो, वो मैथ वाले बच्चों के लिए जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो फिर पेयर बना लेना, क्वेश्चन कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।